अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोस, मैं हूं आपका होस्ट हसन अख्तर और आप देख रहे हैं डिजिटल लॉ फेलो। आज के एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे पास की जाती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज तक कितनी अमेंडमेंट्स पास की जा चुकी हैं। पाकिस्तान का प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में इम्पोज किया गया था और आज तक इसके अंदर 26 अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से पास किया गया था, तो लास्ट पार्ट के अंदर मैंने उसके बारे में तफसील में बताया है। आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेकर देख सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फर्स्ट 7 अमेंडमेंट्स सिर्फ 4 साल के कलील अरसे के अंदर की गई थी। तो आइए आज इन अमेंडमेंट्स के ऊपर नज़र डालते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज तक 26 अमेंडमेंट्स की गई हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के इनफोर्स होने के सिर्फ 9 मंथ्स के बाद की गई थी। इसमें पाकिस्तान की बाउंड्रीज को दोबारा से डिफाइन किया गया और जहां कहीं भी वर्ड ईस्ट पाकिस्तान मौजूद था इसको रिमूव किया गया और इसके अलावा आर्टिकल 17 के अंदर एक क्लॉज अमेंड की गई जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पावर दी गई कि अगर कोई पार्टी पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ कोई काम करती है तो गवर्नमेंट के पास ताकत है कि वो उसको बैन कर सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस देगी और विद इन 15 डेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर फैसला देगा। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 260 के अंदर किया गया जिसमें एक क्लॉज ऐड करके मुस्लिम की डेफिनेशन की गई और अहमदीज और कादियानीज को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 10 के अंदर की गई जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन की मैक्सिमम लिमिट को बढ़ाया गया और फोर्थ अमेंडमेंट के अंदर हाई कोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया गया कि वो किसी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस के अंदर बेल ग्रांट ना करे। फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया और जो कॉमन हाई कोर्ट थी सिंध एंड बलूचिस्तान हाई कोर्ट उसको फंक्शनिंग से सीज कर दिया गया। इसके अलावा हाई कोर्ट की पावर्स को ओवरव्यू किया गया। सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स मुकर्रर की गई और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज को 62 ईयर्स मुकर्रर किया गया। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये पावर दी गई, उनको इनेबल किया गया कि वो रेफरेंडम के जरिए जनरल पब्लिक का कॉन्फिडेंस ले सकते हैं किसी भी मामले के ऊपर। 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने पूरे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8 अमेंडमेंट की। 8 अमेंडमेंट के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर की कुछ पावर मुंतकिल की गई। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये पावर दी गई अंडर आर्टिकल 58(2) कि अगर वो ये समझें कि पार्लियामेंट मुल्क के बिजनेस को सही तरीके से नहीं चला रही है तो वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट को पावर दी गई कि वो पार्लियामेंट के पास किए हुए किसी बिल को बगैर एसेंट किए पार्लियामेंट को दोबारा भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट से जॉइंट सिटिंग के अंदर वंस इन अ ईयर एड्रेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट अगर ये समझता है कि प्राइम मिनिस्टर को ऊपर एमएनएस का कॉन्फिडेंस नहीं है नेशनल असेंबली के अंदर, तो प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए भी प्रेसिडेंट कह सकता है। इसके अलावा जो हुदूद ऑर्डिनेंसेस
امپلیمنٹ کیے تھے جنرل ضیاء الحق نے 1979 میں، یا جو قانونی شہادت آرڈر جاری کیا تھا 1984 میں، اس کو بھی پروٹیکشن دی گئی اور اس کو انٹچ ڈکلیئر کیا گیا 8 امینڈمنٹ کے اندر۔ 9 امینڈمنٹ کے اندر شریعت بل کو امپوز کیا گیا، جس کو سینٹ آف پاکستان سے 2/3 میجورٹی سے پاس کیا گیا، مگر یہ بل نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے پاس نہیں ہو سکا، اس لیے یہ آٹومیٹکلی کولیپس کر گیا۔ 10 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر ڈیوریشن سیٹ کیا گیا 2 پارلیمنٹ کے سیشنز کے درمیان میں۔ سینٹ کے لیے اس ٹائم پیریڈ کو بڑھا کے فرام 61 ڈیز ٹو 110 ڈیز کر دیا گیا، اور نیشنل اسمبلی کے لیے اس پیریڈ کو 160 ڈیز سے ریڈیوس کر کے 130 ڈیز کر دیا گیا۔ 11 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر وومن کے ریزرو کوٹے کو آبزرو کیا گیا اور اس کو انکریز کرنے کے لیے بل پاس کیا گیا، مگر یہ امپوز ہونے سے پہلے وڈرا کر لیا گیا۔ 11 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر ہینس کرائم کے لیے اسپیشل کورٹ قائم کی گئی جو کہ اسپیڈی ٹرائل دیں گی۔ ہینس کرائم کو سالو کرنے کے اندر اسپیڈی ٹرائل کے لیے اسپیشل کورٹس قائم کی گئی۔ 13 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جو پاورز انڈر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 8 کے پرووائڈ کی گئی تھی، ان کو ریورس کیا گیا، اور یہ دیکھا گیا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ پاورز ملنے کے بعد بہت زیادہ کئی بار اسمبلیز کو تحلیل کیا گیا، اس لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے یہ پاورز واپس لے لی گئیں کہ وہ اسمبلیز کو ڈیزالو کر سکیں۔ اس کے علاوہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ڈسکریشنری پاور کو 3 چیفز کو اپائنٹ کرنے کے اندر ختم کر دیا گیا، اور ود دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر کے ورڈ ایڈ کر دیے گئے۔ اگر 3 چیفز اپوائنٹمنٹ کرنی ہوگی یا گورنر آف پروونس کو اپوائنٹ کرنا ہوگا تو ود دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر یہ کام کیا جائے گا۔ 14th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 14th امینڈمنٹ کے اندر آرٹیکل 63A کو انسرٹ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی ممبر نیشنل اسمبلی اپنی پارٹی پالیسی سے خلاف کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے یا اپنے پارٹی ہیڈ کے ڈیسیجن کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، کوئی ایکٹ کرتا ہے، تو آٹومیٹیکلی اس کی ممبرشپ جو ہے ختم ہو جائے گی اور وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا ایز اے ممبر آف نیشنل اسمبلی کے طور پر۔ 15 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کروائی گئی نیشنل اسمبلی سے، جس میں یہ بتایا گیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان اسلامک لاز کو امپوز کرے گی، مگر کیونکہ اس وقت سینٹ میں میجورٹی نہیں تھی، اسی لیے جو ہے یہ بل پاس نہیں ہو سکا اور یہ آٹومیٹکلی کولیپس کر گیا۔ 16 امینڈمنٹ کے اندر آرٹیکل 27 کے اندر کلوز ایڈ کی گئی اور یہ اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ کسی قسم کی کسی سٹیزنز آف پاکستان کے ساتھ گورنمنٹ سروس کے اندر ڈسکریمنیشن نہ ہو، اور تمام شہری جو ہیں خواہ وہ رورل ایریاز سے ہوں یا وہ اربن ایریاز سے ہوں، ان کو برابر موقع ملنے چاہیے گورنمنٹ سروس کے اندر کام کرنے کے لیے۔ اسی لیے کوٹا سسٹم کو ٹائم پیریڈ کو ایکسٹینڈ کر کے 20 ایئرز سے 40 ایئرز کر دیا گیا۔ 17 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان کی پاورز کو ریورس کیا گیا، جو کہ 8 امینڈمنٹ کے اندر ان کو پرووائڈ کی گئی تھی، کیونکہ جنرل مشرف نے مارشل لا امپوز کر دیا تھا پاکستان کے اندر، اسی لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو 8 امینڈمنٹ والی پاور دوبارہ پرووائڈ کی گئی۔ اور اس کے علاوہ وومن کوٹا مختص کیا گیا، اس کو انکریز کیا گیا لوکل باڈیز کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر۔ 18 امینڈمنٹ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کو اسٹیبلش کیا گیا۔
आर्टिकल 10A इंसर्ट किया गया फॉर राइट ऑफ फेयर ट्रायल, आर्टिकल 19A इंसर्ट किया गया राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 25A इंसर्ट किया गया राइट ऑफ एजुकेशन। इसी के साथ प्रेसिडेंट को जो पावर एक्स्ट्रा पावर दी गई थी उनको रिवर्स किया गया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का नाम चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया। नाइनटीन्थ अमेंडमेंट के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी की स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया ताकि वो इलेक्शन ऑफिसर्स को तैनात कर सके। 20th अमेंडमेंट के अंदर फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को अमेंड किया गया ताकि फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का इनेकाद हो सके। 21st अमेंडमेंट के अंदर स्पेशल मिलिट्री कोर्ट बनाई गई फॉर टू कंट्रोल टेररिज्म इन द कंट्री और इनकी मुद्दत 2 साल मुख्तस की गई। 22nd अमेंडमेंट के अंदर चीफ इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पावर डेप्यूट कर दी गई और वो तमाम काम जो इलेक्शन कमीशन करता था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन तमाम पावर्स मुहैया कर दी गई। 23rd अमेंडमेंट के अंदर 21st अमेंडमेंट को रिन्यू किया गया ताकि मिलिट्री कोर्ट टेररिज्म को कंट्रोल कर सके, इनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल किया जा सके और इनकी मुद्दत 2 ईयर्स मुकर्रर की गई। अमेंडमेंट के अंदर एलोकेशंस ऑफ सीट की गई ऑफ नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को सेट किया गया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2017। 25th अमेंडमेंट के अंदर फाटा को फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एरियाज को KPK के अंदर मर्ज कर दिया गया। 26th अमेंडमेंट के अंदर फाटा की सीट एलोकेशन को चेंज किया गया और इनको एलिवेशन दी गई। नेशनल असेंबली के अंदर फाटा की सीट को एक्सटेंड करके 12 कर दिया गया और प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर फाटा की सीट को इंक्रीज करके 24 कर दिया गया। आर्टिकल 238 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ये बताता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट करनी हो तो पार्लियामेंट बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये अमेंडमेंट कर सकती है। आर्टिकल 239 के अंदर ये बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा वो बाय कैमरल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और अगर इस हाउस से ये बिल 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो इसको सेकंड हाउस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां पे अगर ये बिल बगैर किसी अमेंडमेंट के 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो इसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा एसेंट के लिए। मगर अगर सेकंड हाउस इसके अंदर कोई अमेंडमेंट करता है तो ये हाउस दोबारा से फर्स्ट हाउस के अंदर भेजा जाएगा जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था और अगर फर्स्ट हाउस इसको दोबारा से 2/3 मेजॉरिटी से बिल को अमेंडमेंट के साथ पास कर लेता है तो इस